हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सेकुलर औरंगजेब भाई। देखते हैं भाई रौनक वीडियो सर। रौनक सर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई थी तो उसके बाद हमने वैशी औरंगजेब पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। वीडियो में हमने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की थी कि जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतने जुल्म ढाए, उनके मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं और सिखों के गुरुओं को मरवाया, उस वैशी औरंगजेब के आज भी हिंदुस्तान में इतने चाहने वाले कैसे हो सकते हैं? अभी इस वीडियो को बनाए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि एक के बाद एक औरंगजेब के समर्थक अपने अपने बिलों से निकलकर अपने अब्बा हुजूर की फिर से जय जयकार करने सामने आ गए। सबसे पहले 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी आ गया है। शायद उनका कोमल मन छावा फिल्म के देखने के बाद औरंगजेब को जो भर भर कर गालियां पड़ रही थी ना, वो उनका कोमल मन सह नहीं पाया और बेशर्मी का आंचल ओढ़कर उन्होंने ऐलान कर दिया कि छावा फिल्म में गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब तो बहुत ही नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा बच्चा था। वो तो बेचारा पिज्जा भी चाय में डुबो कर खाता था। वो तो इतना तमीज वाला था, इतना इज्जत करता था लोगों की कि सबसे पहले तो पार्ले को उसी ने जी कहकर बुलाया था, उसके बाद उसका नाम पार्ले जी पड़ गया। तुम लोग पता नहीं क्यों उस मासूम को बदनाम कर रहे हो। ये सब बोलते बोलते वो बस रोने ही वाले थे कि अचानक उनकी हंसी छूट गई। बट ऑन अ सीरियस नोट, आजमी साहब ने कहा कि औरंगजेब कोई कम्युनल आदमी नहीं था। वो तो बाकी राजाओं की तरह सत्ता पाने के लिए लड़ रहा था। अगर वो कम्युनल होता तो 34% हिंदू उसका साथ नहीं देते। आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदें भी तो तुड़वाई थी। अबू आजमी का इतना कहना था कि पूरे देश में उनकी रगड़ाई चालू हो गई। पहली फुर्सत में शिवसेना के सांसद नरेश गणपत ने आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बीजेपी से लेकर एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के नेताओं ने बिना निरमा और सर्फ के उनकी धुलाई चालू कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा ने उनको ये बोलकर पूरे सदन से ही निलंबित कर दिया कि चचा जाओ और खाली वक्त में औरंगजेब की कुंडली खंगाल कर ये पता लगाओ कि उसमें और कौन सी खूबियां थी जो अब तक इस बेदर्द जमाने के सामने उसकी खूबियां नहीं आई। जाओ पता लगाओ। सही बात है। अब कायदे से होना ये चाहिए कि अगर किसी एक आदमी ने रायता फैलाया है तो बाकी लोग आकर उस पर झाड़ू लगाएं, उसे समेटें, लेकिन नहीं। अबू आजमी ने जैसे ही औरंगजेब की तारीफ करी तो इस नस्ल के बाकी चापलूस भी अपनी अपनी पूरी रंगत और शबाब के साथ अपने अपने बिलों से बाहर आकर औरंगजेब के जय जयकार करने लगे। तो अबू आजमी के अलावा और कौन कौन है जो इस फहरिस्त में शामिल है? इससे पहले कि हम उन नगीनों की खबर लें और उस पर अपनी खबरबाजी करें, पहले आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्सबाजी। और जैसे कि अपन ने सेमीफाइनल के दौरान जो वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था इंडिया फाइनल में आ चुकी है, तो बाबा न्यूजीलैंड के सामने ये चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल और भी एक्साइटिंग होने वाली है। तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपना दिल, दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करके प्रॉफिट किया जाए स्पोर्ट्सबाजी पर। ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है जहां से आप डेली प्रॉफिट्स कर सकते हो। डेटा की बात करें तो भैया इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूं कि दुबई की पिच पे लास्ट 10 मैचों में एवरेज स्कोर बिलो 220 ही रहा है और लास्ट ऑस्ट्रेलिया ने 260 बनाए जो कि हाईएस्ट है फिलहाल लास्ट 10 मैचों में, जो कि इंडिया ने आसानी से चेस भी कर लिया था। अब मार्केट है कि टीम जो पहले बैटिंग करती है क्या वो 284 या उससे ज्यादा रन बना पाएगी? तो भाइयों डेटा के हिसाब से 284 इस पिच पर फर्स्ट बैटिंग में मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं अपने बजट के हिसाब से नो करूंगा। ऐसे ही विराट कोहली क्या 36 या उससे ज्यादा रन बनाएंगे? दिल तो कहता है हाँ बनाएंगे, तो यस करूंगा। और क्या इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीतेगी, फाइनल मुकाबला जीतेगी? दिमाग कहता है कि पिछला मैच हम उनके खिलाफ जीते थे तो ये वाला भी जीतेंगे, तो यहां भी मैं यस करूंगा। साथ ही बेस्ट चीज पता है इसमें क्या है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट से। अब इंडिया पे 3300 लगा के यस करने से 5000 का रिटर्न मिल सकता है और मैच के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट को 8.2 पर हम एग्जिट भी कर सकते हैं, ताकि मैच में जब भी इंडिया डोमिनेट करेगी प्रॉफिट कंफर्म्ड होगा और इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। अब फाइनल आ गया है, इंडिया फाइनल में तो मौका है एक्स्ट्रा 10% रियल कैश पाने का अपने डिपॉजिट पर। अब डिपॉजिट के टाइम लगाओ कोड GET10। सपोज 20,000 डिपॉजिट करोगे, वॉलेट में आएगा 22,000। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो स्पोर्ट्सबाजी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बात सच में हैरान करती है कि जब छावा फिल्म आई और उसमें दिखाया गया कि औरंगजेब ने किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज को उनके आखिरी वक्त में तड़पा तड़पा कर मारा, उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, तो ये सब देखकर एक सेक्शन शर्मिंदा होगा। उसे लगेगा कि नहीं, इतिहास में हमारे लोगों से गलतियां हुई हैं और आज हमें अपने पुरखों की उन गलतियों के लिए अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। बट गेस व्हाट, शर्मिंदा होना तो दूर, एक साइड को तो इस बात का बुरा लग रहा है कि तुमने हमारे डब्बा हुजूर औरंगजेब के बारे में इतना भला बुरा बोला काहे को? वो बेचारा तो धान की फसल लगाता था, हर सोमवार
शनिवार को कबूतरों को दाना डालता था, खेतों में भैंसों के साथ सोता था और अगले दिन उन्हीं भैंसों के साथ उनके तबेले में नहा भी लेता था। तुमने हमारे इतने नेक दिल और शरीफ शासक को क्रूर कैसे दिखा दिया बे? मस्त जोक मारा रे। सबसे पहले इस बात का दर्द अबू आजमी के पेट में उठा, फिर उसके बाद औरंगजेब को महान बताओ दवाखाना में मरीजों की लाइन लग गई। आजमी के बाद सबसे पहले इस लाइन में आए एक टाइम मोदी को धमकी देने वाले आप सबके प्यारे इमरान मसूद साहब। उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो था ही महान, उसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, वो भारत का बादशाह था और एक फिल्म बनाकर उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी औरंगजेब पर मंगल गीत गाने आगे आ गए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने इस देश की सेवा की थी, उसने बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक इसे अखंड भारत बनाया, वो टोपियां सिलकर गुजारा करता था और भी न जाने क्या क्या बोला। चीटिंग करता है तो पहले तो मैं इनको कहना चाहूंगा, चचा इधर आना जरा साइड में। जिस आदमी ने तख्त की खातिर अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने बाप तक को बंदी बनाकर जेल में ठूस दिया, तुम हमें ये बता रहे हो कि उस बंदे ने देश की सेवा की है? ये किस टाइप और किस डिजाइन का घिनौना बयान है ब्रो। एक तरफ वो तख्त के लिए अपने बाप भाई को पेल रहा है और दूसरी तरफ वो मुल्क का सच्चा सिपाही भी था। तुम्हारे जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तभी तेजस्वी यादव को बोलना पड़ता है कि हम सत्ता में आए तो ताड़ी पर से बैन हटा लेंगे, क्योंकि बिना ताड़ी कई लोग अपनी बुद्धि ताड़ी पार कर चुके। आई मीन तड़ी पार उनकी हो गई है बुद्धि नहीं। मतलब कोई तो सिर पैर होना चाहिए बात का। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे एक दो नहीं लाखों लोग हैं जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर कितने जुल्म ढाए, उनके साथ क्या कुछ गलत किया। ये लोग तो सिर्फ उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसने ये सब कुछ दीन के लिए किया और सिर्फ इसीलिए इनकी नजर में उसका किया हर पाप माफ है। अब जिस औरंगजेब को ये लोग शांति का मसीहा बनाने पर तुले हैं, उसने असल में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया ये भी जरा सुन लो जी। वो असल कहानी जो शायद आपको फिल्म में भी देखने को नहीं मिली होगी। औरंगजेब ने तो छत्रपति संभाजी पर 40 दिनों तक जुल्म किए थे। फिल्म में दिखाए कुछ सीन देखकर ही लोगों की रूह कांप उठी थी, मगर असल में औरंगजेब इससे कहीं ज्यादा घिनौना था। सबसे पहले तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को तख्तागुला नाम की एक टोपी पहनाई जो ईरान में अपराधियों को पहनाई जाती थी। ये एक ऐसी ड्रेस थी जो किसी इंसान का मजाक बनाने के लिए उसे पहनाई जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि इसे पहनाकर सामने वाले को जोकर की तरह दिखाने की कोशिश होती थी, जिसमें सामने वाले के सिर पर एक भारी लकड़ी की टोपी रखी जाती थी। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज पर लगातार जुल्म ढाए गए। इसके बाद भी जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए तो औरंगजेब ने जुल्म और ज्यादा बढ़ा दिए। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के गले में एक भारी लकड़ी का ब्लॉक रखा गया जिस पर बहुत ज्यादा बोझ था। उनके हाथ ब्लॉक से बांधे गए, इस ब्लॉक से घंटियां भी बांधी गई, उनके हाथों और शरीर पर लोहे की भारी जंजीरें बांधी गई। इस दौरान उन पर और कवि कलश पर लगातार पत्थर फेंके गए, उन्हें टॉर्चर किया गया, मगर तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को एक बौने ऊंट पर बिठाकर घुमाया, साथ में ढोल और दूसरे यंत्र भी बजाए गए। ठीक वैसा सुलूक जैसा उसने अपने भाई दाराशिकों के साथ भी किया था। उनका अपमान किया गया, उन्हें कई तरह से टॉर्चर किया गया। इतना दर्द सहने के बाद भी छत्रपति औरंगजेब के सामने नहीं रुके, नहीं झुके। उन्होंने औरंगजेब पर दहाड़ लगाई। उसी रात महाराज की आंखों में लोहे की गर्म छड़ें घुसा दी गई, जिससे वो अंधे हो गए, उनके हाथ काटे गए और कवि कलश की जीभ काट दी गई। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने खाना पीना तक छोड़ दिया। फिर अगले कई दिनों तक छत्रपति संभाजी महाराज पर लगातार कई तरीकों से जुल्म उधेड़ी गई, उसमें नमक रगड़े गए। औरंगजेब ने उनके शरीर के कई टुकड़ों में काटने के आदेश दिए और उसके बाद खून से लथपथ उनके शरीर को तुलापुर के पास फेंक दिया गया। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई और ऐसा राजा होगा जिस पर इतने जुल्म ढाए गए और इसके बावजूद वो झुका नहीं। उसकी मौत उसके दुश्मनों की जीत से ज्यादा बड़ी हो गई। मगर अफसोस, इन सब के बावजूद देश के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक रहे इरफान हबीब साहब का कहना है कि औरंगजेब टॉलरेंट यानी सहिष्णु था। क्या बात है चचा। मतलब जो आदमी अपनी मजहब न छोड़ने पर दूसरों के नाखून तक उखड़वा रहा था, उसकी खाल उधेड़ रहा था, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा रहा था, वो शख्स हमारे सबसे बड़े इतिहासकारों की नजर में टॉलरेंट था। क्या बात है चचा, के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जरा सोचिए, इन्हीं लोगों ने इतिहास की किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों को पढ़कर न जाने कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं। जब इन जैसे लोग इतिहासकार की शक्ल में ऐसे बीज बोएंगे, ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे, तो फिर उस देश की आवाम तक क्या ही सच्चाई पहुंची होगी। मतलब जो लोग औरंगजेब की मजहबी कट्टरता से सहमत हैं, वो तो वैसे ही उसको अपना हीरो मानेंगे। मेरी तकलीफ ये है कि जब हमारे हिस्टोरियन उसकी झूठी सेक्युलर तस्वीर जनता को दिखाएंगे, तो तटस्थ जनता जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, वो भी तो यही कहेगी कि ना हाँ, वो तो बड़ा धर्मनिरपेक्ष राजा था, वो तो टॉलरेंट था और सालों साल इस देश में हुआ ही यही है बॉस।
हमारे बड़े इतिहासकारों ने तो महमूद गजनवी तक के बारे में बोल दिया था कि वो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। इसी तरह औरंगजेब के चाहने वाले बार बार ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था, मगर सच क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सच ये है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपनी हुकूमत वाले सभी 21 सूबों को आदेश दिया था कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं गिरा दो। और इस बात का जिक्र औरंगजेब के दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मसीर आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। और तो और 1965 में पब्लिश वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। सच तो यह है कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ और काशी विश्वनाथ के मंदिर भी गिराए गए। इसके अलावा औरंगजेब की वहशत के क्या कुछ किस्से और कहानियां हैं, इसका जिक्र हमने छावा मूवी पर बनाए इस वीडियो में किया है, जिसके बारे में हम दोबारा बात करके अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं, यहाँ नहीं बोलूंगा मैं कुछ। लेकिन पता है असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज से 400 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया या उसके बाद उसी के जैसे वहशी कुछ और मुगल शासकों ने क्या किया। उन्होंने जो किया उसके लिए आज के लोग गुनहगार नहीं हो सकते, मगर बुरा तब लगता है जब आज भी एक पूरी जमात उन्हें हीरो मानती है। औरंगजेब ने जो किया उसके बाद उसे हीरो मानने का मतलब यह है कि आप भी ये मानते हो कि मजहब के नाम पर उसने जो जुल्म किए वो ठीक थे, अपने मजहब को फैलाने के लिए उसने जो भी हथकंडा अपनाया वो ठीक था। और अगर आप उसे ठीक मानते हैं तो फिर आप इस सेक्युलर देश के खिलाफ हैं। फिर तो ऐसे लोग बस दिखावे के सेक्युलर हुए, है कि नहीं? वो शायद बस सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तब वो इस दिखावे का मुखौटा भी उतार कर फेंक देंगे। और इन लोगों को लगता है कि जब तक वो सही टाइम नहीं आ जाता तब तक ये मानो ही मत कि औरंगजेब ने तभी कुछ गलत किया था। चालाकी देख रहे हो आप इन लोगों की। एक तरफ औरंगजेब ने जो किया उसके लिए उसे अपना हीरो भी मानना है, और दूसरी तरफ भी एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि वो कम्युनल था, सांप्रदायिक था। क्योंकि अगर ये मान लिया तो फिर कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो ये देना नहीं चाहते, और सारी लड़ाई की जड़ यही है। तो उम्मीद है आप सब समझ ही गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने हर एक दोस्त से इसे जरूर शेयर करना। उसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जाने से पहले डाउनलोड करना स्पोर्ट्सबाजी, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाकी यार एक काफ़ी कमाल की वीडियो थी, और देखा जाए ना तो एक इंडिया अभी भी एक डेमोक्रेसी भाई है उधर, एक लोग खुलकर हर चीज़ एक बोल सकते हैं। और एक छावा मूवी की बात करें तो हमने भाई एक फर्स्ट टाइम देखा है कि एक ऐसी एक इतिहास पर मूवी बनी है जिसको लेकर एक लोग काफ़ी एक इमोशनल हुए थे। लोग एक थिएटर से भाई निकलते थे और ऐसे रोते रोते बाहर निकलते थे, तो एक लगता था पता कि एक मूवी बनी है एक इतिहास पर जो कि एक रियलिटी एक दिखाई गई है। और अभी तक हमने तो नहीं देखी छावा मूवी, लेकिन फ्यूचर में एक ज़रूर देखेंगे मूवी। अब बात करें ना एक जो भाई उधर एक अभी भी लोग एक औरंगज़ेब की एक सपोर्ट में आते हैं, तो भाई वो चीज़ काफ़ी ना एक कंट्रोवर्सी की तरफ चल जाती है। अब ये तो एक 3-4 नाम है, एक अनगिनत एक ऐसे नाम है जो भी एक अभी भी एक ऐसी सोच रखते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम हर चीज़ वो एक इतिहास एक ज़रूर एक दोहराएंगे, हर चीज़ हम वो ही करेंगे। अब जो एक आप इतिहास पर चले जाए ना तो भाई जिसके पास एक पावर होती थी ना वो एक हर चीज़ एक तबाह कर देता था। अब औरंगज़ेब आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसने भाई काफ़ी चीज़ें या ऐसे काम किया जिससे अभी भी एक इतिहास एक नहीं भूल सकता, और सारे एक ख़तरनाक काम थे। एक मंदिरों को गिराया, एक लोगों को ऐसे ऐसे रास्ते पर भटकाया कि लोग अभी तक भी भाई उसको एक गाली देने पर आ जाते हैं। तो ये अभी जो जिन लोगों ने एक बुक्स वगैरह लिखी है तो भाई अभी भी हम भी उस जनरेशन में है कि हम वही एक इतिहास पढ़ रहे हैं उन बुक्स को लेकर, तो वो चीज़ ना काफ़ी एक काम ख़राब करती है आगे जाकर। बिल्कुल यार, जैसे कि जब भी एक मतलब देखते हैं ये थोड़ा सा ना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ताकि हम लोगों की नज़रों में आ सके कि हम भी इधर हैं। मतलब कभी कोई कहीं से उठकर स्टेटमेंट देगा, कभी कहीं से, क्योंकि जैसे हमने छावा मूवी पर रिएक्शन देखे थे ना, लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और जब उनके आगे कोई भी ऐसा एक इंसान निकल कर आकर ऐसे बोलेगा ना, फिर आगे से उसको रिएक्शन कोई अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। और ऊपर से जैसे हिस्ट्री उनके बारे में बताई जा रही है, या जैसे उन्होंने बताई औरंगज़ेब ने कितना ज़्यादा एक जुल्म किया था, एक उस जुल्म को भाई जब सोचते हैं, अब देखिए अब जब इसके बारे में सुनते हैं तो एक बार डर लगता है कि उस वक़्त क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे उसने आदेश दिए होंगे अभी जाकर ये कर दो वो कर दो। और उसके बाद शिवाजी महाराज के साथ जो उन्होंने भाई उनके साथ जुल्म किया था, उनको इस्लाम मनवाने के लिए अब सर उसी चीज़ का अवतार है, नाखून तक उनके उधेड़ दिए। जब ये सब चीज़ें होंगी ना, उसके बाद जब ऐसे लोग सामने आते हैं
तो अब सही है जो उनके इस खिलाफ एक एक्शन लिया जा रहा है, FIR दर्ज कर दी गई, उनको निकाल दिया गया वहाँ से, वो काफ़ी एक अच्छा स्टेप उन्होंने लिया वहाँ पे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई जो पाकिस्तान के मुसलमान, मतलब पूरा पाकिस्तान कह लें या उसके अलावा इंडियन मुसलमान जो है ना, उनमें से आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे नज़र आएंगे बल्कि जो एक ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और औरंगज़ेब को दाद भी देते हैं। और यहाँ तक कि औरंगाबाद जब नाम उसका चेंज हुआ था तो काफ़ी इनको मतलब इस चीज़ से एक प्रॉब्लम भी आई थी और इन्होंने हर तरह से एक कोशिश की थी कि ये काम ना हो। लेकिन ये इसलिए कि भाई एक सॉफ्ट इनका एक उसकी नज़रों में औरंगज़ेब का एक सॉफ्ट इमेज इनकी नज़रों में है कि वो मतलब एक अच्छा काम कर रहा था। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो भाई उसने एक बहुत ही गैर कानूनी, गैर इखलाकी या गैर, आप जो भी एक इस तरह का लफ्ज़ ले लें, उस तरह के उसने काम किए थे जो कि बिल्कुल भाई एक किसी से एक जो है ना वो आप कह लें कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है था। अगर वो एक उसको दूसरे दीनी या एक इस्लामिक या एक रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो तब भी उसने भाई गलत किया था। लेकिन ये कि जो मर्ज़ी को कहता रहे, ये सब भाई एक ताकत का नशा था और उसने ताकत के नशे में यही जो उसके सामने होता गया, जो जो वो सोचता गया कि मैंने ये चीज़ें ख़त्म करनी है, तो वो उस चीज़ के ऊपर ही उसने सारे काम किए हैं। लिहाजा आप उसको एक हीरो बना के पेश करना जो है ना, ये एक ज़्यादती है यार। एक दे लो कि एक बंदा जिसने भाई एक इंसानियत तक जो भूल गया, उसने अपने एक वालिद साहब को नहीं बख्शा, तो बाकी अवाम उसकी नज़रों में एक उसकी क्या वैल्यू थी। तो लिहाजा उसने ऐसे ऐसे घिनौने स्टेप लिए और जिसको अभी तक भी जो है ना वो भूला नहीं जा सकता। आप देख लो कि इतना अरसा गुजर चुका, आज अगर उसकी एक जो उसने किया था उसकी थोड़ी सी एक आप देख लो कि एक इमेज पेश किया गया, तो उस इमेज को इमेजिन करके लोग जो है ना वो किस हद तक एक इमोशनल हो रहे हैं, या मतलब एक जो है ना वो उनको समझ नहीं लगा, या मतलब वो मानते ही नहीं कि भाई इस हद तक भी हमारे लोगों ने जुल्म सहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन भाई ये जस्ट एक थोड़ा सा अपना वोट बैंक जो है ना उसको सीधा पतरा करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका भाई नुकसान होता है। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।